हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति महोदय जी को। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ा था। आज हम लोग उपराष्ट्रपति महोदय जी को पढ़ेंगे और इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सभी पॉइंटों को देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय जी के पद को कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले तो इसे लिया गया है यूएसए से। और यदि हमारे संविधान में देखा जाए तो सबसे बड़ा पद होता है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी का। उसके बाद देखा जाए सेकंड नंबर पर तो होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। तो संविधान में देखा जाए तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी का सेकंड स्थान है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग इन सभी पॉइंटों को, जितने भी ये टॉपिक हैं इनको देखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग इन सभी पॉइंटों को देखेंगे। अब देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय जी के संबंध में कितने अनुच्छेद हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब देखिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति महोदय जी के पद का वर्णन है। यानी कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति महोदय जी के पद का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं वो राज्यसभा के प्रधान सभापति यानी कि अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 63 में बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद 63 में उनके पद का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 64 में जो है वो बताया गया है कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी जो होते हुए हैं वो राज्यसभा के प्रधान सभापति यानी कि सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और अनुच्छेद 70 में बताया गया है यानी कि हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, यानी कि उनके पद पर कार्य करते हैं। तो ये 3 अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वैसे तो और अनुच्छेद है, आप लोग के पास एक टाइम है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये 3 अनुच्छेद से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। अनुच्छेद 63 में उनके पद का यानी उपराष्ट्रपति महोदय जी के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 64 में जो है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये बताए गए हैं। और अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी। अब देखिए उनकी एबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अब देखिए, यदि आप लोग इसके पिछले वीडियोस को पढ़े हैं तो आज इसे समझने में यानी कि याद करने में बहुत आसानी होगी। आप लोग देखिए, अक्सर 3 योग्यता जो होती है वो सब में सेम होती है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले भारत का वो नागरिक होना चाहिए। सेम उपराष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो। देखिए ये ध्यान रखिए, पूरा कर चुका हो, इसका अर्थ है कि एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष आयु उसकी पूरी हो चुकी हो। तीसरा है राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। अब देखिए आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं राज्यसभा में चुने जाने यानी कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे फंसाता है, आप लोगों को 3-4 पॉइंट दे दिया जाएगा उपराष्ट्रपति के संबंध में और पूछा जाएगा इसमें से कौन सी योग्यता है जो राष्ट्रपति से भिन्न है। तो हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि ये है, क्योंकि हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, और यहाँ है कि राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। चौथी है किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। उसके बाद है किसी लाभ के पद पर ना हो। और 5वीं योग्यता है उसके पक्ष में 20% प्रस्तावक और 20% अनुमोदक होने चाहिए, जिसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था कि 50% अनुमोदक और 50% प्रस्तावक उनके संबंध में होने चाहिए। और इसके बाद आप लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि वह पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये याद हो गया होगा। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं।
कि सबसे पहले योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, दूसरी है उसकी आयु 35 वर्ष आयु पूरी हो चुकी हो, तीसरी योग्यता है कि वह राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो, चौथी है किसी लाभ के पद पर न हो, और पांचवी है कि 20% प्रस्ताव और 20% अनुमोदक उनके पक्ष में होने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए निर्वाचन। निर्वाचन का अर्थ होता है कि उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन वोट दे सकते हैं। तब देखिए निर्वाचन में हम लोगों ने राष्ट्रपति में जो पढ़ा था सेम वही है। निर्वाचन में हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्वाचन मंडल यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकते हैं। तब हम लोगों ने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि क्या होता है कि राष्ट्रपति बनाने के लिए जो वोट देते हैं उनमें होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें हम लोगों को सेम है, बस यहाँ से निर्वाचित शब्द हटा देना है, यानी कि इसमें जो होते हैं और राज्यसभा और लोकसभा के ऑल मेंबर वोट दे सकते हैं। जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुने गए होते हैं वो भी इसमें वोट दे सकते हैं। तो सेम है, जो हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था सेम वही है, आप लोगों को वही लिख लेना। क्या था कि राज्यसभा लोकसभा के सारे सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो वही सेम जो हम लोगों ने राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ा था सेम वही है। उसके आगे है शपथ। अब हम लोग देखते हैं शपथ। उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? तो देखिए उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ है वो हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति महोदय जी किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी की। और त्याग पत्र किसे देते हैं? देखिए आप लोग ये पॉइंट करके नोट करते रहिएगा, क्योंकि इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे उपराष्ट्रपति जी त्याग पत्र देते हैं हमारे राष्ट्रपति जी को। और हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ा था कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं वो भी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं और उपराष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जी को। तो यहाँ से आप लोगों को 3 पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। और अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति महोदय जी किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति जी को। अब हम लोग देखते हैं आगे हटाने की विधि, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जी को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि संविधान में लिखे नियमों के अनुरूप हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें किस प्रकार हटाया जाता है, हम लोग ये देखते हैं। अब देखिए हटाने की 2 विधि है। एक तो हमारे उपराष्ट्रपति जी है जो हैं वो खुद अपना त्याग पत्र दे दे। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति जी संविधान में लिखे नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके हटाने के प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में, जहां हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति महोदय जी को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। और महाभियोग चाहे लोकसभा में पहले जाए चाहे राज्यसभा में, लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके हटाने के प्रस्ताव जो हैं वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ से पास हो जाता है तब लोकसभा में जाता है। इस प्रकार जो है उपराष्ट्रपति जी को हटाया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जी को हटाने से पहले
प्रस्ताव जो राज्यसभा में जाते हैं, इससे पहले हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी को 14 दिन के पहले, यानी कि जो ये प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है इसके 14 दिन पहले यह जानकारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को दिया जाता है कि आप संविधान में लिखे नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको हटाया जाएगा। यह जानकारी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी को 14 दिन पहले जाती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, आप लोग ध्यान रखिए कि उपराष्ट्रपति महोदय जी को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ जाते हैं, तो राज्यसभा में जाता है, और यह जानकारी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी को 14 दिन पहले दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं आगे शक्तियों कार्य। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है और वे कौन कौन से कार्य करते हैं। देखिए, एक तो हमारे जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं। और एक राष्ट्रपति जी की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन। प्रेसिडेंट के कर्तव्यों का निर्वहन। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी होते हैं वो दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, दूसरा यदि राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी भूमिका कौन निभाते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी निभाते हैं। अब देखिए, इनका वेतन, यदि वो राज्यसभा के सभापति हैं तब उनका वेतन जो होता है वो 4 लाख होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति जी नहीं होते हैं और उनकी भूमिका उपराष्ट्रपति महोदय जी निभाते हैं तब उनका वेतन 5 लाख होता है। जिसे हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है, 5 लाख। तो जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं और उनकी भूमिका जब राष्ट्रपति जी निभाते हैं तो उनका वेतन भी कितना होता है, 5 लाख। और जिस समय राष्ट्रपति जी का कार्य उपराष्ट्रपति जी करते हैं उस समय जितनी भी शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के संबंध में, वो सभी शक्तियाँ उपराष्ट्रपति को मिल जाती हैं। यानी कि जब वो राष्ट्रपति जी का कार्य करते हैं तो वो सारी शक्तियाँ उनके पास होती है जितनी शक्तियाँ राष्ट्रपति जी के पास होती हैं, जिससे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोज में, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, यानी कि सभी शक्तियाँ उपराष्ट्रपति जी को मिल जाती हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन जो हमेशा फंसाता है कि क्या उपराष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तब वो राज्यसभा के सभापति की जो शक्तियाँ उपकार होते हैं वो सभी का निर्वहन करते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। जब हमारे उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तब उनका राज्यसभा के सभापति होने से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो इस पद का कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। तब जब वे राज्यसभा के सभापति होते हैं तो उनका वेतन 4 लाख होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तब उनका वेतन 5 लाख होता है। और उस समय उनके पास वो सारी शक्तियाँ होती है जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। और जिस समय वो राष्ट्रपति के कार्यों को करते हैं उस समय राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे है राज्यसभा में स्थिति, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जी की राज्यसभा में क्या स्थिति होती है ये देखते हैं। देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन यदि राज्यसभा में कोई भी वोटिंग होती है तब हमारे उपराष्ट्रपति जी उसमें वोट नहीं दे सकते हैं। फिर से सुनिए, हमारे उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन यदि राज्यसभा में कोई वोटिंग होती है तब वो उसमें वोट नहीं दे सकते। तो क्या कभी नहीं दे सकते? तो देखिए, राज्यसभा में कोई चुनाव होता है और 2 पक्ष हैं, दोनों को 50-50% मिलते हैं, तो उस समय हमारे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं।
और जिसको वो वोट दे देते हैं वो पक्ष जीत जाता है। तब यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसके सभापति उसके सदस्य नहीं होते। तो राज्यसभा के सभापति यानी कि राज्यसभा के सभापति यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति जी जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, लेकिन वो उसके मेंबर नहीं होते, उसमें कोई वोटिंग होती है तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी उसमें वोट नहीं दे सकते हैं। अब आगे है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो चुनाव आयोग करता है। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है? चुनाव आयोग द्वारा होता है। अब वेतन से संबंधित हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी का जो वेतन होता है वो 4 लाख होता है। अब हम लोग एक दो बेसिक चीज और जानते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो उसका निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन उसके अंतर्गत यदि हमारे उपराष्ट्रपति जी कोई कार्य कर देते हैं और बाद में निर्णय होता है तो उनके कार्यों को माना जाएगा, जितने भी वो कार्य किए होंगे वो सब माना जाएगा। तो हम लोगों ने इन सभी पॉइंटों को देख लिया और समझ लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करते हैं। धन्यवाद।